हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस महामैराथन की क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। और 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है, एग्जाम को अच्छे नंबरों से पास करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करें। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। आवाज़ आ रही है क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, और ये 160 वाला क्रैश कोर्स भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कम समय में आप लोग अपनी ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं हमारे पीडीएफ के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दिया हूँ। मात्र 160 रुपये इसका प्राइस रखा गया है। हिंदी, जीके, रीजनिंग सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 2012 से 22 तक के यानी कि 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस निचोड़ नोट्स को आप लोग परचेज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे क्या पढ़ें, अभी तक आप लोग तैयारी नहीं कर पाए थे, तो आप लोग इस नोट्स से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें क्लास को। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि छत्रपति शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले मंत्रियों को क्या कहा जाता था? बताएंगे सब लोग, पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। छत्रपति शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। वेरी गुड। चलिए, निम्नलिखित में से किसके जन्मदिवस को भारत में अंत्योदय दिवस रूप में मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो। चलिए, बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार प्ले लिस्ट आप लोग जरूर चेक कर लेना। ठीक है, ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम जिस दिन हो जाए उसके बाद पता चले कि सर ये भी टॉपिक करवाए थे और यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, खास देखे होते तो हमारा भी अच्छा स्कोर आ जाता। तो ऐसी गलतियाँ मत करना। जितनी भी हमारी चैनल पे क्लासेस हो रही हैं, सभी क्लास को आपको देखना है, एक एक क्लास को देखना है। कोई भी क्लास अब आपसे छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जो अब डेली क्लासेस हो रही हैं, जैसे आज 4 जून हो गई ये डेट, तो ये जो है किसके जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस को भारत में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेघ बहुत वर्ष तक किसके दरबार में रहे थे? बताइए भाई सब लोग, मेघ बहुत वर्ष तक किसके दरबार में रहे थे? बहुत अच्छे। तो मेघ बहुत वर्ष तक जो है मौर्य के दरबार में रहे थे। किसके दरबार में? मौर्य के दरबार में। चलिए, बहुत अच्छे। ये माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे। तो ये है महात्मा गांधी जी की। किसकी है? महात्मा गांधी जी की है। ठीक है, तो चौथा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन सा ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया है? पांचों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है आपको। बताइए भाई। तो इसमें देखिए आपका एन.टी. रामाराव, एम.जी. रामाचंद्रन, जयललिता, ये क्या थे? राजनेता भी थे और फिल्मों में अभिनय भी किए थे। इसमें C.N. अन्नादुरई, ये एक मतलब चीफ मिनिस्टर थे, बट अभिनय वगैरह नहीं किए थे। ठीक है, चलिए, किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? 6 का जवाब दीजिए। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? तो ये होता है प्रतिलोम में। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। इनवर्स जिसे बोलते हैं आप लोग। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? अपनी मैं इकोनॉमी की क्लास में एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? 8वां का जवाब दीजिए सभी बच्चे। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को
सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? एट का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। हमेशा के लिए आपको हमारे चैनल से हमेशा हेल्प मिलेगी। और OMR सीट कैसे फिल करनी है अगर आपको नहीं पता है, बहुत सारे बच्चे OMR सीट फिल करने में गलतियाँ करते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मैं लिंक दे दिया हूँ वीडियो की, तो आप लोग जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जहाँ पे आपको वीडियो वो मिलेगी, ठीक है। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 9 का जवाब दीजिए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1935 में या 1929 में या 1931 में या 1932 में? ये हुआ था 1931 में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, सर सैयद अहमद खां के विषय में क्या सत्य नहीं था? चारों ऑप्शन को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए कि सर सैयद अहमद खान के विषय में क्या सत्य नहीं था। तो ये सही था, ये सही था, ये सही था, ये आपका नहीं सही है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? सभी बच्चे आंसर करेंगे। चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ था? 11 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। तो चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का जो परिणाम हुआ था वो क्या हुआ था? एक गणतंत्र की स्थापना हुई थी, ठीक है। यार आप लोग क्लास को देख रहे हो बट वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक कर दिया करो जरूर से जरूर। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नोत्तर में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? 12 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। निम्नोत्तर में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग हर प्रश्न का जवाब जरूर दिया करें और आप लोग बताया करें कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते हैं। अगर आपके पास रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं हैं प्रैक्टिस करने के लिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे डेली 50 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करता हूँ, मतलब सेंड करता हूँ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए सोल्यूशन के साथ। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया था, ठीक है। 12 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया था? बहुत अच्छे। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किए थे? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो प्रदेश कौन सा है बताइए सभी लोग। गोली की रफ्तार से उत्तर दिया करें। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। एक बार सभी का स्वागत है हमारी इस महामैराथन की क्लास में। सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो वो प्रदेश है कोचीन, ठीक है ना। चलिए, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन बंग भंग को कब रद्द किया गया था? बताइए कब रद्द किया गया था? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो ये रद्द किया गया था 1911 में। कब किया गया था? 1911 में किया गया था, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया था? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया था? 15 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सर थॉमस मुनरो। चलिए, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहां पर दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहां पर दिया था? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो गौतम बुद्ध अपना जो प्रथम उपदेश दिए थे ये दिए थे सारनाथ में दिए थे, ठीक है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में हुई थी। एंड इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है ना। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और इनकी जो मृत्यु है यानी कि महापरिनिर्वाण के नाम से जिसे आप लोग जानते हैं कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। चलिए, निम्नोक्त पदार्थों में से किसका मूल्य घट जाने पर भी उसकी मांग में वृद्धि नहीं होगी? बताइए।
निम्नोक्त पदार्थों में से किसका मूल्य घट जाने पर भी उसकी मांग में वृद्धि नहीं होगी? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 17 का जवाब दीजिए सभी लोग, फटाफट आंसर करें। 17 का जितने भी बच्चे यहाँ पे सी जवाब दे रहे हैं, नमक बिल्कुल सही दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, दीर्घावधि वाली साम्य अवस्था में कोई प्रतियोगी फर्म क्या अर्जित करती है? दीर्घावधि वाली साम्य अवस्था में कोई प्रतियोगी फर्म क्या अर्जित करती है? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। अधिसामान्य लाभ अर्जित करती है, ठीक है। काला बाजार वह स्थिति जिसमें क्या होता है? बताइए, 19 का जवाब दीजिए। काला बाजार वह स्थिति है जिसमें क्या होता है? माल को तभी उपलब्ध कराया यानी कि बेचा जाता है जबकि कीमतों में वृद्धि हो चुकी हो, ठीक है। 19 का कौन सा सही हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो होम रूल आंदोलन के जो प्रवर्तक थे एनी बेसेंट जी थे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? बताइए, नील दर्पण के लेखक कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो नील दर्पण के जो लेखक थे वो कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। कौन थे? दीनबंधु मित्र। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो चंपारण सत्याग्रह का जो संबंध था, इसका संबंध था नील की खेती से ही, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम था क्या? सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताइए, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम था क्या? तो वो था द बंगाल गजट, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो व्याकरण ग्रंथ जो है आपका अष्टाध्यायी, इसके रचनाकार कौन थे ये आपको बताना है। अष्टाध्यायी यानी कि 8 अध्यायों का समूह, इसके लेखक बताइए कौन थे? बहुत एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न ये। अष्टाध्यायी के लेखक हैं कौन? पढ़नी है, ठीक है। चले, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? किसने की भाई? 25 पर जवाब दीजिए सभी लोग। 25 का राइट आंसर दीजिए। सैयद अहमद बरेलवी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आ गया है, बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? बताइए भाई सब लोग, ये दोनों महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे आपके पाल युग से, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में, पूरी क्लास ज़रूर देखे जाना। और अभी तो बहुत सारी मैराथन क्लास होने वाली हैं, उनसे तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछाऊंगा, ठीक है। तो पूरी क्लास देखते रहना, जब भी मेरी क्लास हो, मैराथन क्लास हो, एक क्लास को देखना है, एक भी क्लास आपसे मिस ना हो, ओके। चलिए, अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा? प्रश्न क्या है, किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा? मेगस्नीज ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था, ठीक है। चलिए, शक संवत की स्थापना कुषाण शासक कनिष्ठ ने की थी, फिर भी इसे शक संवत कहने का कारण था? शक संवत की स्थापना कुषाण शासक कनिष्क ने की थी, फिर भी इसे शक संवत कहने का कारण था शकों द्वारा इसका लंबे समय तक प्रयोग किया गया था, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। निम्न में से किस ग्रह को सौरमंडल के आंतरिक ग्रह की संज्ञा नहीं दी जाती? बताइए भाई, 29 का जवाब दीजिए।
निम्न में से किस ग्रह को सौरमंडल के आंतरिक ग्रह की संज्ञा नहीं दी जाती? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। किस ग्रह को सौरमंडल के आंतरिक ग्रह की संज्ञा नहीं दी जाती? बुध को, बृहस्पति को, या शुक्र को, या मंगल को? तो देखिए कौन कौन से वो ग्रह हैं जिनको जो है आंतरिक ग्रह की संज्ञा दी गई है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मंगल उपग्रह है तो इसको भी आपको जो है याद रखना है, आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अन्य जो ग्रह हैं आपके बाहरी ग्रह कहलाते हैं, जैसे में इसमें आपका बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? सभी लोग 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो ये होती है ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। 30 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? 31 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो वो अधिनियम है 1919 अधिनियम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिए सभी बच्चे। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने के संबंध में अंतिम निर्णय कौन करता है? 32 का जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री करते हैं, या वित्त मंत्री करते हैं, या वित्त सचिव करते हैं, या लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं? और क्लास ज़्यादा बड़ी तो नहीं लगती आप लोगों को? नहीं तो मैं 50-50 क्वेश्चन की ही क्लास लाऊं। आप लोग अपना जो है फीडबैक ज़रूर देना, और मैं 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस ला सकता हूं अगर आप लोग एग्री हैं तो, अगर बोर ना हो आप लोग क्लास को देखने में तो। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने के संबंध में अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष कहते हैं, क्योंकि महामैराथन का जो मतलब होता है, मतलब 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक वीडियो में पूरे 200 क्वेश्चन लाए जाएं तभी वो महामैराथन क्लास कहलाएगी, ठीक है। भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ? सपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था। 33 का सी। जितने भी बच्चे जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है भाई? कौन सी रेखा है वो? मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा? तो वो कौन सी रेखा जो भारत से होकर गुजरती है? तो नोट कर लेना, कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक भी बताया था, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए रिएक्टेल स्केल का प्रयोग किया जाता है किसके मापने के लिए? किसे मापने के लिए बताइए? रिएक्टेल स्केल का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? फटाफट आंसर करें। जितना आप लोगों से हो सके उतने आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, जितने क्वेश्चन आप लोग लगा सकें, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि यही मौका है। तो रिएक्टेल स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, ठीक है। चलिए ऋग्वेद में उल्लिखित कुल 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वो है सरस्वती नदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और सबसे अधिक जो वर्णन इसमें किया गया है सिंधु नदी का जो है किया गया है वर्णन, ठीक है। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती को ही माना जाता है, ठीक है। और सरस्वती का भी मतलब कई बार उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुचिपुड़ी एक नृत्य है किस राज्य का? सीधे ये तो एग्जाम में छपता है, कई बार छप भी चुका है, तो इस बार भी छप जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। कुचिपुड़ी एक नृत्य है किस राज्य का? ये है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। यक्षगान पूछे तो कर्नाटक याद रखना, ठीक है। चलिए सही जोड़े को इंगित कीजिए भाई। सभी बच्चे आंसर करेंगे।
तो यहाँ पे केवल यही वाला आपका संबंध है, पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है, ठीक है। और यहाँ पे हरिप्रसाद चौरसिया, ये इनको नोट कर लेना, शहनाई से नहीं, ये मतलब एक बांसुरी वादक थे, ठीक है। तो ये बहुत पूछा जाता है, दोनों को नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है किसके रूप में? क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है किसके रूप में? 39 का आंसर दीजिए। पेशो के रूप में जानी जाती है, किसके रूप में? पेशो के रूप में जानी जाती है, ठीक है। चलिए, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? स्पोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से है। किससे है? किस खेल से है? लॉन टेनिस से है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 40 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कलकत्ता यानी कि कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा किए थे? तो ये घोषणा हुई थी 1911 में, और दिल्ली राजधानी कब बन गई थी? 1912 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? पेशवा किसे कहा जाता था? बताइए सभी लोग भाई, पेशवा किसे कहा जाता था? तो पेशवा देखिए कहा जाता था, ध्यान रखना 42 का सी आपका, प्रधानमंत्री को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को, ठीक है, पेशवा। चलिए, जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उस विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक है? 14 दिन, 6 महीना, 1 महीना, या कोई समय सीमा नहीं है? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ सकते हैं, ऑप्शन को दोबारा पढ़ सकते हैं। 43 का जवाब दीजिए। तो इसकी कोई समय सीमा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात जिसे बोलते हैं, तो ये किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। बताइए भाई, जोग जलप्रपात भारत का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है, ये कहाँ पे है? वाटरफॉल, ये है आपका कर्नाटक में है। अगर एग्जाम में पूछे जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो गलत नहीं होना चाहिए। जोग जलप्रपात आपका शरावती नदी पर है, अलग से नोट कर लेना आप लोग, ठीक है, शरावती नदी पर है। चलिए, अगला प्रश्न आ गया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती जब क्या होती है? बताइए। मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब जो है मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है, ठीक है, तभी उत्पन्न होती है। 45 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो ग्रह हैं आपके बुध और शुक्र ग्रह हैं, ठीक है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को निम्न की स्वीकृति मिलनी चाहिए। किसकी स्वीकृति मिलनी चाहिए? 47 का जवाब दीजिए। तो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को निम्न की स्वीकृति मिलनी चाहिए, राज्य की विधायिका की जो है स्वीकृति मिलनी चाहिए अध्यादेश जारी करने के लिए, ठीक है। 47 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को क्या दिया है? संघीय सरकार को दिया है, ठीक है। 48 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बैंक दर क्या है, यानी कि बैंक रेट क्या है? 49 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। बैंक दर क्या है? तो बैंक दर वह है ब्याज की दर जो रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों से लेता है, ठीक है, वही होता है बैंक रेट। कंपनी कर वह है जो लगता है किस पर? कंपनी कर किस पर लगता है बताइए? कंपनी की आय पर लगता है, ठीक है। चलिए, 50 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। अब आपके स्टार्ट हो गए हैं हिंदी के प्रश्न। प्रसून का पर्यायवाची कौन सा? बताएं, प्रसून का पर्यायवाची कौन सा है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और हिंदी के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो आप लोग लाइक कर दो सभी बच्चे। इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं, तो एक लाइक तो बनता है ना। तो प्रसून देखिए, ये आपका जो है पुष्प का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? पुष्प का पर्यायवाची है। बहुत ही अच्छे। चलिए, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए भाई सब लोग, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? ईर्ष्या करना होता है। क्या होता है? ईर्ष्या करना होता है। 52 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लज्जित होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? लज्जित होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? आंख ऊपर न उठना, यही होता है लज्जित होना मुहावरे का अर्थ, आंख ऊपर न उठना, ठीक है। चलिए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकवक्ति का सही अर्थ है? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है?
कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, लोकवक्ती का सही अर्थ क्या है? कि बड़ों लोगों के साथ क्या है, बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की बराबरी नहीं हो सकती। 54 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकाश से बातें करना लोकवक्ती का सही अर्थ क्या है? बताइए भाई, आकाश से बातें करना लोकवक्ती का सही अर्थ क्या है? तो आकाश से बातें करना लोकवक्ती का सही अर्थ है अभिमान करना। क्या होता है? अभिमान करना होता है। चलिए यहाँ पे बताना है रिक्त स्थान पे क्या आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं अपनी हिंदी टॉपिक वाइज क्लास में करवा चुका हूँ। तो अगर आप लोग मेरी हिंदी टॉपिक वाइज क्लास नहीं देखें तो जाके देख लेना, आपके हित के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए 56 का जवाब दीजिए। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। पदों के मेल को समास कहते हैं। तो यहाँ पे वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, अगर पद आ जाए तो समास कहते हैं, ठीक है। समास कहते हैं किसे? अभी मैंने बताया ना, दो पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें बताना है रस कौन सा है। रस बताइए कौन सा है। अभी तो मुकुट बांधा था माथ, हुए काल ही हल्दी के हाथ, खोले भी ना थे लाज के बोल, खिले भी ना चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। देखिए जितने भी रस हैं, अगर स्थायी भाव आपको याद होंगे तो आप लोग बता सकते हैं, पंक्ति को पढ़ के बता सकते हैं अर्थ। जब तक आपको अर्थ नहीं पता रहेगा, स्थायी भाव नहीं पता रहेगा, ठीक है, अर्थ निकालना भी आना चाहिए, तभी आप लोग बता सकते हैं कि इसमें कौन सा रस आएगा। 58 का जवाब दीजिए। इसमें शोक की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? शोक, दुख की बात की जा रही है। तो शोक किस रस का स्थायी भाव होता है? करुण रस का स्थायी भाव होता है। तो यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लास में? सभी लोग कमेंट करें, मज़ा आ रहा है ना? बताइए भाई, कमेंट करें आज की क्लास के बारे में, कैसी लगी मेरी क्लास। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए बताइए भाई सब लोग, आप लोग वीडियो को लाइक किए हो कि नहीं किए हो? लाइक कर दिए हो ना? चलिए मेहनत करते रहो भाई। अभी 10 दिन मेहनत कर लोगे तो आपको सरकारी सीट मिल जाएगी। 10,000 सीटें बहुत होती हैं, जो बच्चा पढ़ेगा, ठीक है ना, उसी को सरकारी सीट मिलेगी, ठीक है। ये नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे पढ़ने से सरकारी सीट नहीं मिलेगी। कम से कम 400 में से आपको 240-50 अंक लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। कोई भी कैटेगरी हो, कैटेगरी मैटर नहीं करता इसमें, कैटेगरी वाइज कुछ भी नहीं कट ऑफ वगैरह आती है, इसकी कट ऑफ भी नहीं जारी की जाती है। हर कॉलेज की अलग अलग होती है, ठीक है। जिनका नंबर अच्छा रहेगा उनको मिल जाएगा, कट ऑफ इसकी नहीं आती है, ठीक है। फिर भी अगर हम बात करें एडेड कॉलेज की तो 225-30 अगर लाएंगे तो आपको एडेड कॉलेज मिल जाएगा। 240-50 में आपको जो है सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। सरकारी कॉलेज ये मान के चलिएगा आपके ससुर का कॉलेज है, बिल्कुल फ्री सुविधाएं रहेंगी वहाँ पे, ठीक है। बट सरकारी और एडेड कॉलेज में आपको डेली क्लास भी करना पड़ेगा, ठीक है। 100 में 2-3 ही ऐसे कॉलेज होंगे जहाँ पे क्लास ना करना पड़े, नहीं तो सभी कॉलेज में आपको क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए प्रत्यय का प्रयोग होता है भाई, प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में होता है, और उपसर्ग का प्रयोग शब्दों के पूर्व पहले होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? 60 का जवाब दीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सरकारी कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा रहती है, ठीक है। एडेड कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा नहीं रहती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो है वर्ण, ठीक है। चलिए निम्नलिखित विकल्प में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए चारों में से। तो इसमें देखिए आपका शुद्ध है ये वाला वात्सल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब तुम जाओ, अब तुम जाओ, अब तुम जाइए, अब तुम जा। ये तो अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। अब बताइए इन दोनों में से बताइए कौन सा सही है? ये वाला आपका सही है, अब तुम जाओ, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना है, ये कौन सा है? संदेहवाचक है, संकेतवाचक है, विधिवाचक है या इच्छावाचक है? फिर 63 का जवाब दीजिए सभी बच्चे, गोली की रफ्तार से उत्तर दीजिए। संदेहवाचक आपका हो जाएगा, ठीक है। आक्रामक का विलोम क्या होगा? आक्रामक का विलोम सभी को पता है, सकर्मक हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। ये जैसे ये शब्द युग्म है तो इसके सही अर्थभेद का चयन करना है आपको। अब्ज अब्द का, कमल बादल आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे भाई।
आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस को काव्य की क्या कहा जाता है? शरीर, भेद, आत्मा, भाषा। रस की जब मैं स्पेशल क्लास लिया तो ये क्वेश्चन में करवाया था, तो आत्मा कहा जाता है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस की काव्य को, ठीक है, रस को, काव्य को। उपसर्ग में उप का अर्थ क्या होता है भाई? समीप होता है। क्या होता है? समीप। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, इसमें 68 का जवाब दीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें अर्क आपका तत्सम शब्द है, ठीक है, 68 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए सब लोग। गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या है? 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ है अव्यक्त अनुभव। क्या होता है? अव्यक्त अनुभव होता है। सही लोकवक्ति चुनिए। संत रविदास न मंदिर जाते थे न तीर्थ उनका दृढ़ विश्वास था। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? यानी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। 70 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सच्छास्त्र शब्द का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? सच्छास्त्र का शब्द का जो है संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? सत धन शास्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत धन शास्त्र। चलिए, इनमें से किस वर्ग में सभी पर्यायवाची नहीं है? ये सही है, ये सही है, इसमें आपके नहीं है, ठीक है। चलिए, किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं है? बताइए भाई सभी लोग। इसमें कदाचार का दुराचार बिल्कुल सही है, गौरव का लाघव बिल्कुल सही है, अभिक अनभिक बिल्कुल सही है। गरिमा का जो होता है विलोम शब्द, गरिमा का विलोम शब्द लाघमा ही होता है, तो इसमें तो आपका सही है। इसमें सॉरी ये वाला आपका नहीं है, ठीक है। वीडियो को लाइक करो फटाफट। कदाचार का देखिए विलोम शब्द जो आपका होता है सदाचार होता है, दुराचार नहीं होता है, ठीक है। सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैंने नहीं देखा था ऑप्शन को, तो सदाचार इसका होता है, ठीक है। चलिए, इनमें से उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द अशुद्ध है? ये वाला आपका अशुद्ध है, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? तो मनमाना में आपका नहीं है। बात की यथाक्रम, हर रोज, दिनों दिन में अव्ययी भाव समास है। मनमाना में आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। चलिए, रंग शब्द से क्रिया बनती है कौन सी? रंगवाला, रंगना, रंगाई, रंगीन। और आप लोग हमारे सेकंड चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो। उसमें भी आप लोग 1 से 2 दिनों में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। रंग शब्द से जो क्रिया बनती है वो बनती है रंगना। कृशानु शब्द का अर्थ क्या होता है? कृशानु का आग होता है, ठीक है। चलिए, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है इसमें? ये महत्व तो आपका बिल्कुल सही है वाला महत्व, ठीक है। यमुना का समानार्थी शब्द कौन सा है? यमुना का यमुना का समानार्थी शब्द देव नदी, गिरा, कालिंदी, रागनी। कालिंदी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और भी होते हैं जैसे तनुजा हो गया, ठीक है, जमुना हो गया, कृष्णा हो गया, अक्र हो गया। क्रिया विशेषण कौन सा इसमें? ये वाले गणेश जोर जोर से पढ़ता है, ठीक है। चलिए, वर्तने की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है इसमें? तो वर्तने की दृष्टि से सही शब्द आपका ये वाला है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। ये निम्नलिखित वाक्य में प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश यार अलावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर विकल्प चुनिए। ऑप्शन देख सकते हैं। चलिए, जवाब दीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा जो अपनी बुद्धिमत्ता
चरित्र बल और त्यागमय जीवन से जो है इस नौका को थापेड़ों और भावरों से बचाती हुई। तो यही आपका आएगा, ठीक है, ये बी वाला आपका, ठीक है, यारा लावा, ठीक है। चलिए, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है भाई? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। भाषा के शुद्ध रूप का जो है ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है। किससे होता है? व्याकरण से। टा वर्ग में नहीं है, कौन सा है? टा वर्ग में ये है, ये है, ये है, ये आपका नहीं है, ठीक है। इसमें जो आपका धा है ये ता वर्ग का है, ठीक है, ता वर्ग का, ठीक है। चलिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में वृक्ष से कौन सा कारक है? वृक्ष से। तो जहां पे अलगाव हो और से आ जाए तो वहां पे आपका अपादान कारक होता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें भारत में अनेक जातियां हैं, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, रस का चयन कीजिए। निस्दिन बरसत नयन हमारे में रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई में अलंग, सॉरी रस बताना है आपको। श्रृंगार रस आपका हो जाएगा। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, कौन सा? पृथ्वी नहीं है, ठीक है। चलिए, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? पंच का पंचानन नहीं है। चलिए, असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। इसमें 3 समानार्थक हैं, एक दूसरे के समानार्थी हैं, तो एक नहीं है, कौन सा? ये बताइए। ये नहीं है आपका इसमें, ठीक है। उसी प्रकार 92 में भी जवाब दीजिए। ये हैं एक दूसरे के समानार्थी, ये आपका नहीं है, ठीक है। चलिए, ये गद्यांश आ गया है। गद्यांश को पढ़ने का तरीका आपको बता दिया हूँ कि सबसे पहले प्रश्न को पढ़ा करें, ठीक है, फिर आप लोग उत्तर देखिए करें। तो इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। जो छात्र नकल आदि करके अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें आगे चलकर पछताना पड़ता है, क्योंकि जो है उनका ज्ञान अपरिपक्व रहता है और धोखाधड़ी कभी न कभी पकड़ी ही जाती है। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो छात्र अपनी श्रम और स्वअर्जित ज्ञान पर निर्भर होते हैं वे क्या होते हैं? वे आत्मविश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ते हुए सफल होते हैं, ठीक है। चलिए, प्रथम वर्ग के छात्र बिजली की भांति क्षणिक चकाचौंध उत्पन्न करके विलीन हो जाते हैं का आशय है कि तात्कालिक क्षणिक सफलता के बाद प्रायः असफल होते हैं। चलिए, द्वितीय वर्ग के छात्र स्नेहपूर्व जो है स्नेहपूर्ण दीपक की भांति प्रकाश के स्थायी केंद्र बने हो रहते हैं का अर्थ है कि उनका आधार मजबूत होता है और वे दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करते हैं, ठीक है। डी वाला, चतुर व्यक्ति वही है जो है दीर्घकालिक लाभ पर बल देता है, ठीक है, वही चतुर व्यक्ति है। कृत्रिम शब्द का विलोम बताइए। कृत्रिम का जो भी विलोम हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किए गए उपकार को ना मानने वाले शब्द क्या होगा? कृतज्ञ हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, निडर शब्द में समास बताना है। अब बेभाव समास हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की महामैराथन क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, एजुकेशन विद रोहित चैनल को। वहाँ पे आपको जो है बीएड की छोटी छोटी नॉलेज मिलती रहेंगी, हैंड टेस्ट की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज की ये क्लास हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कुछ भी डाउट थे तो आप लोग डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं इंस्टा पे या तो व्हाट्सएप पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, 1000 लाइक आज की इस वीडियो में जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, अधिक से अधिक शेयर करना ताकि सभी बच्चों के पास ये क्लास पहुंच सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम 1:30 बजे वाली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। रिवीजन करते रहें, खूब प्रैक्टिस सेट लगाएं। जहां पे गलतियां आपको आप करते हो बार बार तो उस पर आप लोग समय दें अपना, ठीक है। थैंक यू सो मच।